साहित्य आज तक कोलकाता के द्वितीय संस्करण के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। दूसरा या तीसरा सत्र है हमारा ये। और इस सत्र में हम साहित्य का जो संकट है, समय हालांकि पहले है, समय और साहित्य का संकट, तो बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं कि समय पर तो कोई संकट आता नहीं है। समय चिरंतन है और वह अपनी गति से चलता रहता है। लेकिन इस समय में साहित्य क्या कुछ दर्ज कर रहा है और वह दर्ज कर पा रहा है कि नहीं अपने समय को, और संकट है भी कि नहीं साहित्य के सामने या समय के सामने, इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि तीनों लोगों से आप संभवतः परिचित होंगे। प्रियंकर पालीवाल जी, ऋषि भूषण चौबे जी और प्रेम नाथ शर्मा जी मौजूद हैं, और अमरनाथ शर्मा जी। अमरनाथ जी का परिचय ये है कि लगातार कई दशकों से आलोचना, साहित्य आलोचना पर काम कर रहे हैं, यानी साहित्य जो कुछ दर्ज कर रहा है उसको वो बहुत पारखी नजरों से देख रहे हैं। और ऋषि जी जो है वह वर्तमान समय में हिंदी का जो अध्यापन है और यहाँ के प्रतिष्ठित कॉलेज में युवा पीढ़ी साहित्य को कैसे देख रही है, और प्रियंकर जी तो लगातार रंगमंच, कला और साहित्य, इन तीनों क्षेत्रों को देख रहे हैं। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी आप ही से शुरू करूंगा। ये जो साहित्य की आलोचना आप करते रहते हैं और हमारे समय में जो साहित्य दर्ज हो रहा है उसे आप किस नज़र से देखते हैं, और उसमें क्या वाकई साहित्य के सामने कोई संकट है, वो अपने समय को दर्ज कर पा रहा है या नहीं? धन्यवाद जयप्रकाश जी। देखिए, साहित्य का, कविता का जो जन्म है, उत्स है, वही करुणा से हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि की जुबान से जो पहला छंद फूटा था, क्रौंच के जोड़े में से एक को बहेलिये ने मार दिया था, वो दृश्य देख करके उनके मुंह से जो श्लोक फूटा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनादेक मौधि काम मोहितम। ऐ बहेलिये, तुम सैकड़ों वर्ष तक प्रतिष्ठा को मत प्राप्त हो, क्योंकि तूने काम मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। ये जो शोक है वही श्लोक बन गया। तो साहित्य का काम करुणा का संचार करना, दया, ममता, प्रेम, करुणा, यही साहित्य के मूल्य हैं। मनुष्य के भीतर मनुष्यता इन्हीं से पैदा होती है। तो यही काम है साहित्य का। राजनीति जो करती है करे, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये जो है साहित्य का काम है। दूसरा काम साहित्य का ये है कि साहित्य इसी संसार की चीज है। संसार से बाहर की बात हम नहीं करते। इस संसार को जितना बेहतर बना सकें, यही हमारा काम होता है। संत कवियों ने, भक्त तुलसीदास जैसे कवि ने भी ये कहा है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम के प्रति कोई रुचि नहीं है, गति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। मैं इसी संसार में बार बार जन्म लूं और राम के चरणों में प्रेम हो। यानी संसार की ही बात तुलसीदास जैसे लोग कहते हैं। रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश हूं मेरे परवरदिगार। ये जिसको जहन्नुम कहते हैं, ये हमारे साहित्यकारों के लिए यही सब कुछ है। इसीलिए यह संसार कितना अच्छा हो, सुंदर हो, यही हम करते हैं।
दिक्कत यह है कि आज साहित्य की दुनिया हमारी सिमटती जा रही है। आप यहीं देख लीजिए, मैं उधर से घूम के आया, बाबुल सुप्रियो वाला कार्यक्रम वहां होने वाला है या हो रहा था, वहां की भीड़ और यहां की भीड़। तो जो साहित्य हम, और चाहे ये शहर जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का शहर है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कलकत्ता को, यहाँ यह दशा है, तो कल्पना की जा सकती है कि मैंने क्या साहित्य की दशा है। जो साहित्य मनुष्य के लिए, मानवता के लिए सबसे जरूरी है, वह सिमटती जा रही, उसकी जगह सिमटती जा रही है। और जो लोग, माने जो चीजें हमारे भीतर से ये जो उदात्त मूल्य है उसको हटा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सारी दुनिया किधर है? मार्क्स ने कभी कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो दुनिया के मजदूर तो एक हुए नहीं, दुनिया के पूंजीपति जरूर एक हो गए, और उन सारे लोगों ने मिलकर के पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया है। हमें एक आदर्श उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, वो अपनी मर्जी के अनुसार चीजें उत्पादित करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, और हमारी रुचियां वो बदल दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो लेकिन हम तो जाहिर है कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़े होंगे। जो भी आज देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, हमास को खत्म करना है उसको, लेकिन पूरे फिलिस्तीन को ही खत्म करने पर आमादा है। शर्मा जी, हम इस पर अभी आएंगे, इस बिंदु पर भी आएंगे। मैं चौबे जी से जानना चाहूंगा, ऋषिभूषण जी से, कि जो जिस बिंदु की बात कर रहे हैं अमरनाथ जी, की समाज की करुणा, पीड़ा, दर्द को दर्ज करना साहित्य का काम है, और तुलसीदास जी से लेके तमाम उद्धरणों से उन्होंने ये बात कही है। आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, और हम गुरुदेव की धरती पर हैं, और संगीत, कला, संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की माटी और यहाँ की हवा में भी है। लेकिन वो हवा और वह माटी हमें इस हाल में क्यों नहीं दिख रही है, उसकी क्या वजह है? और आप जिन छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी जैसे आपका साबका रोज का है, क्या वह इस बात को समझ पा रही है कि कला और संस्कृति और साहित्य को बचाया जाना जरूरी है, या उसके सामने कोई संकट है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले और एक बात कहना चाहूंगा। एक तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यह मंच मिला, और विषय जो रखा गया है समय और साहित्य का संकट, तो मैंने कोशिश की कि अपने समय को और आज के साहित्य को के ऊपर जो संकट है उसको कम से कम शब्दों में अगर रखने की कोशिश करूं तो क्या हो। तो मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं। मैं कवि नहीं हूं, मैं बता दूं, कवि नहीं हूं, लेकिन कविता में कहने की कोशिश जानबूझ करके मैंने की है। घर से आंगन, विश्वविद्यालय से कक्षा, चेहरे से स्वाभिमान, व्यक्ति से चरित्र, आकाश से पंछी, हवा से ऑक्सीजन, पानी से स्वच्छता, मिट्टी से उर्वरता, अन्न से पोषण, टीवी से समाचार, मन से स्पंदन, तन से ताप, संबंधों से भरोसा, देह से चेतना, शब्द से मर्म, देश से आजादी, जहाज से कप्तान, और तो और मंदिर से भगवान तक गायब हो रहे हैं। कुछ इसी तरह हम नई सदी में आगे और आगे, आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। मैंने अंत में कहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम अभी जिस समय में हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, एआई के समय में हैं, लेकिन हम इस मशीनी जो समाज है या ये मशीनी जो वातावरण है, इस वातावरण ने हमें घटा दिया है, हमें खत्म कर रहा है। मैं इस बात से चिंतित हूं। और आपके का जो प्रश्न है, एक अध्यापक होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि जो सबसे
बड़ी चीज जो लक्षित होती है वो है अनुभूति का संकट। हमारे विद्यार्थी, हमारा आसपास का वातावरण चीजों के प्रति अनुभूत वाली स्थिति में नहीं है। वह दृष्टा है, दृश्य के रूप में चीजों को देख रहा है, अनुभूत नहीं कर रहा है। तो ये अनुभूति का न होना, और जैसा कि सर ने कहा कि ये साहित्य का हॉल है और इसमें हालांकि यह टिप्पणी एक खास अर्थ में ही बहुत मायने रखती है कि कितने लोग बैठते हैं कहां पर, और साहित्य में कम ही लोग रहे तो अच्छा है, बहुत लोगों का आना बहुत जरूरी भी नहीं है। साहित्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं ये भी मानता हूं। तो ये जो अनुभूति जो है इसका संकट है, हम ठहर के सोच नहीं रहे हैं। एक गति, एक अनावश्यक गति से हम एक तरह से कहें पीड़ित हैं, और हमारा वर्तमान साहित्य उस वर्तमान संकट को कितना दर्ज कर पा रहा है, यह सवालों के घेरे में है। तो मैं विद्यार्थियों से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं, जुड़ने की कोशिश करता हूं, और तात्कालिकता बहुत हावी है तो इससे उनको बचने को कहता हूं, बचने की भी सलाह देता रहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं प्रियंकर जी की एक चूंकि कविता आपने पढ़ी है, और मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा जो अपने आप में मुझे लगता है कि वह बात कहने की कोशिश कर रही हैं जो बात हम दर्ज करते हैं कि भाषा चाहिए, संस्कृति नहीं, पूंजी चाहिए, संस्कृति नहीं, बहुराष्ट्रीय बाजार चाहिए, संस्कृति नहीं, भूमंडलीकृत व्यापार चाहिए, संस्कृति नहीं। ये प्रियंकर जी, आपने कई दशक से आप कोलकाता की जमीन पर हैं, और यहाँ के बदलावों को और पूरे भारत में, हिंदी जगत में और बांग्ला साहित्य में भी जो बदलाव हो रहा है उसको देख रहे हैं। और केवल साहित्य नहीं, कला के क्षेत्र में जो बदलाव है, रंगमंच के क्षेत्र में जो बदलाव है, संस्कृति के क्षेत्र में जो बदलाव है वो भी देख रहे हैं। और जो भूमंडलीकरण की बात है, बहुत सारे लोग इसको सामान्य तौर पर हम कहें तो कहते हैं कि उदारीकरण का प्रभाव है, भूमंडलीकरण का प्रभाव है। व्यक्तिगत स्तर पर क्या बदलाव है? धन्यवाद जयप्रकाश जी, बहुत ही उपयुक्त विषय है आज के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो संकट है ये साहित्य का तो है ही, साहित्य से ज्यादा ये हमारे समाज का संकट है। और समाज का जो संकट है उसको हम किस तरह से अभिव्यक्त करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो हमें साहित्य, संस्कृति, कला से विमुख करते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि जब हम अपने देश की, अपनी भाषा की बात करते हैं तो एक इमोशनल बैगेज आ जाता है और हम थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस हिसाब से विचार करें कि बाकी जगह क्या स्थिति है। तो 2010 में मारियो वारगास ल्योसा को नोबेल प्राइज मिला था। वो पेरू के कवि थे और स्पेनी भाषा में वो लिखते थे। तो जैसा कि होता है पश्चिम में, वो अपनी किताब के साथ बुक लॉन्च के लिए जगह जगह जाते थे। तो उनका कहना है कि अक्सर लोग लेखक के पास आते हैं, किताब खरीदते हैं और उसके हस्ताक्षर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे पास आते थे और किताब ली और मेरे हस्ताक्षर लेते थे, तो कहते थे कि दिस बुक इज फॉर माई वाइफ, दिस इज फॉर माई मदर, दिस इज फॉर माई सिस्टर। उनका नाम लिख के आप लिख दीजिए। तो लोसा कहते हैं, मैंने उनसे पूछा एंड व्हाट अबाउट यू, आप नहीं पढ़ते हैं? तो उसने कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं, मेरे पास कामकाज बहुत है। उसके बाद ल्योसा टिप्पणी करते हैं कि ऐसे समाज का क्या होगा जिसके पढ़े लिखे लोग पढ़ने को, साहित्य पढ़ने को ऐसी क्रिया मानते हैं, ऐसा काम मानते हैं जिसको डेफर किया जा सकता है, जिसको आगे के लिए मुलतवी किया जा सकता है, जिसको छोड़ा जा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा समाज
जो साहित्य से दूरी बना लेता है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से बंजर समाज हो जाता है। और एक और बात कहते हैं, उसमें फिर वैचारिक गुलामी आने लगती है। यानी अब हम साहित्य नहीं पढ़ते हैं तो हमने सोचना बंद कर दिया है। अब हमें जो रेडीमेड मिलता है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पढ़ के विश्लेषण करने की क्षमता हमारे समाज में कम से कमतर होती जा रही है। आप देखिए, व्हाट्सएप इस ओर आता है और आप तुरंत 10-20 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, ढंग से उसको पढ़ते भी नहीं हैं। ये स्थिति है। जो समाज पढ़ेगा नहीं और इस तरीके के समाचार पे भरोसा करेगा, वो समाज वो है जो फैलेसीज में, हेत्वाभासों में फंसेगा कि जो चीज दिखाई पड़ रही है उसके भीतर नहीं जाएगा कि ये मृगमरीचिका है या ये ट्रॉय का घोड़ा है, इससे हमें क्या मुश्किल हो सकती है। वो सिर्फ उसको देख के उसी तरफ चल पड़ता है। एक गालिब का शेर है जिसमें गालिब कहते हैं कि चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। हम अब जानते ही नहीं है कि हमें किधर जाना है। और परिवर्तन इतने तेज हैं कि आदमी चकराया हुआ है, इतने तेज परिवर्तन है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरी भूमिका क्या है। फिर गालिब का एक शेर पढ़ूंगा। गालिब कहते हैं कि रौ में है रक्से उम्र, कहां देखिए थमे, न हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। परिवर्तन का घोड़ा दौड़ रहा है, हम घोड़े पे बैठे हैं, लगाम हमारे हाथ में नहीं है, पांव हमारे रकाब में नहीं है। अब हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा, ईश्वर जाने। क्या बात है। अमरनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि जहाँ पर प्रियंकर जी बात अपनी खत्म कर रहे हैं और रविभूषण जी ने भी वो बात उस संकट की तरफ ध्यान, आपने अपनी भाषा पे बहुत काम किया है और लगातार साहित्य, आलोचना, समाज और भाषा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के हमारे समय में बिना भाषा के साहित्य का बचना तो संभव नहीं है। शब्द होंगे तो भाव होंगे, भाव होंगे तो साहित्य होगा। ये जो भाषा है हमारे समय में बार बार बांग्ला, हिंदी, देवनागरी लिपियों के सामने भी संकट है। मैं दिल्ली में जब भी किसी से बात करता हूँ, तकनीक के विकास ने हमारे समय में जो सुविधाएं दी हैं उससे भाषा किस तरह से प्रभावित हो रही है और उसके सामने जो संकट है, क्योंकि वो ये साहित्य का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा पहलू है। मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी नजर कितनी गई है और उसकी क्या स्थिति है। धन्यवाद जयप्रकाश जी। एक तो मैं चाहता हूं कि जहां बात मैं खत्म कर रहा था उसको थोड़ा सा मैं पूरा कर लूं क्योंकि समय का संकट और उससे जुड़ा हुआ है मामला जो आपने कहा। देखिए, ये दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन 90 के बाद आया और हम महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है। साहित्यकार की भी दृष्टि रहती है। आज के जमाने में साहित्यकार को भी उतना ही पढ़ना लिखना पड़ता है अगर दुनिया को समझना है तो, जितना किसी भी दूसरे दार्शनिक या विद्वान या वैज्ञानिक को पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े ठीक साहित्य भी नहीं रचा जा सकता। और वो पढ़ेगा, देखेगा तो समझेगा, दुनिया को समझेगा नहीं तो लिखेगा क्या। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है और इस ग्लोबलाइजेशन में आज के युग में मैं देखता हूं हमारे समाज का जो सबसे बड़ा संकट है कि हमारे भीतर जो संवेदनाएं छीण हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। संवेदनाएं जो छीण हो रही हैं, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था इजराइल का, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है यूनिसेफ की कि 17,000 बच्चे वहां ऐसे हैं जिनके माता पिता ही नहीं, कोई भी संबंधी नहीं बचा है, पूरी तरह से अनाथ हैं। उसके बावजूद दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल के पक्ष में हैं, आज दिखाई दे रहा है। कोई भी साहित्यकार, ईमानदार साहित्यकार जनता के साथ होता है।
जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए उसे, और वो होता भी है। तो साहित्यकार जब देखेगा तो उसकी तरफ उसकी निगाह जाएगी ही कि ये जो बच्चे हैं उनका कौन सा अपराध है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। ये संवेदनहीनता हो रही है। और भाषा का जहां तक सवाल है, जाहिर है कि जब दुनिया ग्लोबल हो रही है तो ग्लोबलाइजेशन की भी एक भाषा होगी ना। और जो भाषा, जो शासक वर्ग होता है, मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरी मान्यता है, हो सकता है आप लोग सहमत हो न सहमत हो, भाषा का भी अपना चरित्र होता है। जो शासक वर्ग होता है उसकी अपनी भाषा होती है और शासित वर्ग की अपनी भाषा है। जैसे हमारे देश में बंगला, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये हमारे देश की जनता की भाषा है, शासित वर्ग की भाषा है, प्रजा की भाषा है, सीधे सीधे कह लीजिए। अंग्रेजी इस देश के किसी प्रांत की भाषा नहीं है, लेकिन वो शासक वर्ग की भाषा है। हमारे देश में छोटी से छोटी नौकरी, चपरासी की भी नौकरी लगेगी तो उसमें अंग्रेजी तो अनिवार्य हो जाएगी, उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। हमारे देश में 25 में से 21 हाई कोर्टों में किसी भी प्रांत की भाषा में कोई जजमेंट नहीं होता, कोई भाषा नहीं चलती। बंगाल के हाई कोर्ट में बंगला नहीं चलती है। ये इसे सोचना चाहिए कि हम किस सीमा तक आजाद हैं। लेकिन जब अपनी भाषा में हम सोचते हैं तो अपने देश की, अपनी जनता की भाषा, जब कोई आदमी अपनी भाषा चुन लेता है न लिखने के लिए, तो अपनी जनता भी चुन लेता है सीधे सीधे, क्योंकि वो जानता है कि हमारा लिखा हुआ कौन पढ़ेगा। अंग्रेजी में लिखता है तो उसको पता है कौन पढ़ेगा, बंगला में लिखता है तो भी उसे पता है कौन पढ़ेगा। तो संवेदनाएं, बंगला में लिखने वालों की संवेदनाएं जाहिर है कि बंगला भाषियों के प्रति होंगी ही, जो उसमें लोग होंगे। तो साहित्य भी इसी तरह का है। अगर आम जनता की भाषा में, बंगला में हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आम जनता के दर्द, उनकी संवेदनाएं उसमें आएंगी ही। इस जो ग्लोबल दुनिया है, इसमें आज के जमाने का समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं हम इसको, राष्ट्रवाद। चारों तरफ हम देख रहे हैं। अब मैं सोचता हूं तो ये लगता है कि बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ थे। वो राष्ट्रवाद का जो चरम पतित रूप था, यानी हिटलर का जो होलोकास्ट था, वो तो उन्होंने देखा नहीं था, उसके पहले दिवंगत हो गए थे। हमारे प्रेमचंद भी पहले ही दिवंगत हो गए थे। अगर उन्होंने देखा होता तो क्या करते, क्योंकि रविंद्रनाथ ने तो राष्ट्रवाद का विरोध किया है, प्रेमचंद ने तो राष्ट्रवाद का विरोध किया है। अगर उन्होंने हिटलर का वो जेनोसाइड देखा होता तो क्या करते? ऋषि भूषण जी, ये चूंकि राष्ट्रवाद और फांसीवाद और जो भी उग्रवाद जब हम कहते हैं तो एक किसी विशेष विचारधारा के प्रति हमारा एक समर्थन या हमारा दबाव या हमारी भावनाएं, उस तरफ शायद हम प्रयास करते हैं कि यह बात प्रमुखता से है इसलिए ऐसा है। मैं उस अवधारणा पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सवाल मेरा शर्मा जी से था वही सवाल आपसे भी है कि ये जो तकनीक है, तकनीक ने भाषा के सामने किस तरह का संकट खड़ा किया है। और मेरा रोज साबका पड़ता है तमाम तरह के लोगों से, जब हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, टेलीविज़न की जो भाषा है लोगों के समझ में आए, इस तरह की बातें होती हैं। सोशल मीडिया की जो भाषा है आजकल युवाओं के हाथ में सबसे बड़ा वो हथियार है, जिसकी भाषा वो समझते भी हैं, लेकिन वो भाषा किस स्तर पर है और उसने जो भाषाई सीमाएं हैं उनको कहाँ तक प्रभावित किया है। मैं चाहूँगा कि इस पर जो आपकी दृष्टि है उसके बाद। धन्यवाद। देखिए, पहला जो आपने प्रश्न किया था उस समय मैंने कहा कि अनुभूति का संकट मेरे लिए एक बड़ा संकट दिखाई देता है आज के समय और साहित्य में। साहित्य में इसलिए क्योंकि जो समय, जिस समय में हम हैं वो उस समय को हमारा साहित्य कितना दर्ज कर पा रहा है। अब अनुभूति का संबंध भी भाषा से है और साहित्य का संबंध तो भाषा से है ही है।
तो ये जो दृश्य माध्यम का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, टेक्स्ट का युग जा रहा है, ऑडियो वीडियो युग आ रहा है, हम रील कल्चर में आ गए हैं, 30 सेकंड में हम आ गए हैं। और तो जैसी भाषा हमारे आसपास है, हमारी अनुभूति की क्षमता और हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता भी कुछ उसी तरह से ढलती जा रही है। मैं सकारात्मक अर्थ में इसको लेता हूं कि हर युग की अपनी भाषा रही है, हर युग की अपनी स्थितियां रही हैं और उस अनुसार उसका भाषा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति रही है और रुचि भी रही है। आपने मेरे परिचय में कहा मैं अध्यापक हूं और युवाओं के बीच रहता हूं, तो एक कवि जो युवा कवि है उसकी एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को और साफ कर पाऊंगा। ये अविनाश मिश्र हैं, हमारे ही समकालीन कवि हैं, हमारे ही उम्र के हैं। उनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूं। मैं बाहर से बंद था क्या, गौर कीजिएगा भाषा पर भी। मुझे इसलिए भी ये कविता पसंद आई, इसकी भाषा कि साहित्य में किस तरह भाषा जो है आई है और मुझे संप्रेषित करने वाली भाषा लगी और अनुभूत करने को बाध्य करने वाली भाषा लगी। माथा मेरा गर्म था लेकिन किसी ने छुआ नहीं, मैं खाना खाकर नहीं आया था लेकिन खाओगे किसी ने पूछा नहीं, चाय ज्यादा नहीं 2 या 3 कप दिन भर में कोई साथ में पिए तो बहुत बेहतर, उसे अकेले खौलाने का साहस नहीं रहा, लेकिन सब शराब पीना चाहते थे, किसी ने नहीं कहा कि कभी घर चाय पर आइए। मैं बहुत दिनों से सीने में उठते दर्द को दबाए हुए हूं, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ जोर जोर से हंसूं। व्यक्ति कितना अकेला हो गया है। 5000 फ्रेंड हैं, 50,000 फॉलोवर हैं, 10 लाख फॉलोवर हैं और हमारी पहचान भी इसी बात से होती है कि किसका कितना व्यूज है। उस युग में, उस समय में एक व्यक्ति इतना अकेला है कि उसके सीने का दर्द कोई नहीं महसूस कर रहा है, उसे चाय पीने की इच्छा है, उसे भूख लगी है, तो उसे भूख के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, चाय के लिए कोई अपने घर पे नहीं बुला रहा। मैं खुद कलकत्ते में 10 साल से हूं, मुझे बहुत कम आमंत्रण आए, बल्कि मैं कहूंगा कि नहीं आए हैं कि किसी ने मुझे कहा हो कि 10 साल हो गए या दोस्त कभी घर आओ चाय पीते हैं। और मैं हिंदी का अध्यापक हूं। ये तो सीधे सीधे आप मंचासीन 2 अतिथियों पर और अपने सहयोगियों पर आरोप लगा रहे हैं, वरिष्ठों पे। आपकी लिखी हुई चीजों की प्रशंसा हो सकती है, तारीफें हो सकती हैं, लेकिन वो तारीफें, जैसे मैंने अपनी वो जो तथाकथित कविता में मैंने कहा कि शब्द से मर्म गायब हो चुके हैं, तो मर्म नहीं है और भाषा के मामले में हम लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे पास भाषा भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। प्रियंका जी, मैं ये हर चीज को जब हम ये विषय रख रहे थे तो हमारे सामने ये समय को किसी एक विचारधारा से क्यों जोड़कर देखा जाता है, और जो संकट की बात हम करते हैं तो उस पर भी हम एक्सट्रीम जाते हैं। हमें लगता है कि 2 तरह के लोग हैं, एक मानते हैं कि बहुत ही आदर्श स्थिति कायम है और हमारा बहुत ही गौरवानुभूति है, दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि हमारा सब कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ भी शेष रहने की स्थिति में नहीं है। ये हम 2 चरम छोरों पर क्यों जा रहे हैं? हमारे समय से और हमारे साहित्य से ये संवाद और संतुलन की स्थिति कहाँ पे पहुंची है? ये ऐसा क्यों नहीं है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है, 2 विचार हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, उनके बीच परस्पर विवाद हो सकता है तो संवाद भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋषि के आरोप से बच गया हूं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही हमने साथ बैठ के कॉफी पी है, तो इसलिए मैं उस आरोप से थोड़ा बरी हो जाता हूं। और अब आता हूं इस विषय पर। देखिए, भारत प्रारंभ से ही एक बहुलतावादी देश रहा है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, और उन्होंने इन इतने हजार सालों में 5 से 7 हजार साल अगर हम मान लें तो मिलजुल के रहना लगभग सीख लिया है। तो मैं उतनी विभिन्नता देखता नहीं हूं। इधर हाल के समय में जरूर कुछ एकांगी प्रयास ऐसे हो रहे हैं कि हमें एक ही रंग दिखाई पड़े, इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई न पड़े,
लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जैसा कि ये देश है, जैसा कि इस देश का मिजाज है। तो भारत में अगर आप हैं जहां विभिन्न मतवादों में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, आपस में विचार विमर्श की परंपरा रही है, हमारे यहाँ तमाम दर्शनों में नास्तिक दर्शन जो हैं वो कम महत्व रखते हो, ऐसा भी नहीं है। तो हम विभिन्नता को मान्यता देने वाला देश और समाज रहे हैं, तो वो मुख्य संकट हमारा है नहीं और हो नहीं सकता। अगर उसके छोटे मोटे जो प्रयास भी हमें दिखाई पड़ते हैं वो सफल होने वाले नहीं हैं। अब आता हूं ये साहित्य के संकट पे, बार बार अपने मूल विषय पे हम लौट के आते हैं कि एक वर्ग कहता है कि साहित्य पे तो बहुत भारी संकट है, दूसरा जैसा अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि उनको कोई संकट दिखाई ही नहीं पड़ता, उनको लगता है सब कुछ तो अच्छे से हो रहा है, बिना बात का हल्ला आप मचा रहे हैं। आप ये देखिए, साहित्य तो हमेशा संकट में ही रहा है। साहित्य कभी बहुत ही व्याप्ति वाला हो ऐसा रहा नहीं है। आप 8वीं शताब्दी में भवभूति हुए, वो भी यही कहते थे, कालो ह्यम निरवधि विपुला च पृथ्वी, यानी समय, उनको इतनी निराशा थी कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो वो कहते थे कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, समय इतना विशाल है, तो कभी न कभी कोई न कोई तो होगा जो मुझे समझेगा। यानी 8वीं शताब्दी में भवभूति को ये अंदर से भाव था कि मुझे समझा नहीं जा रहा है, ये साहित्य का संकट है। अगर हम 19वीं शताब्दी में आ जाएं, गालिब को ये संकट था कि अरे मुझे कोई कवि नहीं मानता है। समकाल के लोग, अगर आप साहित्य रचें और समकाल के लोग आपको कह दें कि नहीं भाई हम आपको कवि नहीं मानते, हम आपको साहित्यकार नहीं मानते, आप सोचिए क्या बीतेगी। गालिब को कहा गया कि आप तो कवि ही नहीं हैं, तो गालिब को कहना पड़ा। उनका एक शेर है, 100 पुश्त से है सेवाए, क्या आगे कहते हैं सिपहगरी, पेशाए आबा सिपहगरी, कुछ शायरी जरिए ही इज्जत नहीं मुझे। वो कहते हैं मत मानो मुझे शायर, हमारे पूर्वज तो लड़ाके रहे हैं, सैनिक रहे हैं, तो मैं सैनिक हो जाऊंगा, आप मुझे कवि मत मानिए। यानी कितना निराश एक कवि हुआ होगा जब उसका समाज उसको कवि मानने को तैयार नहीं है। और रविन्द्रनाथ ने भी अकेलापन महसूस किया होगा कि रविन्द्रनाथ कहते हैं कि जोदी तोर डाक सुने के ना आशे तबे एकला चलो रे। अगर कवि कह रहा है कि भाई कोई आपके साथ ना आए और आप ऐसी स्थिति में आपको अकेले ही चल पड़ना चाहिए, तो कवि समझ रहा है कि हमारा समाज ऐसा है कि किसी बात के लिए आप निकलें तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो संकट में हम हमेशा रहे हैं और इस संकट के बीच ही हमने अपनी रचनाशीलता को बचाकर भी रखा है। और वही क्या कहना चाहिए, टचस्टोन जो है साहित्य की कसौटी भी वही है। चाहे जितने संकट, कठिनाइयां, नई तकनीक, नया समाज, नई भाषा की हम बात कर लें, साहित्य तब भी था, आज भी है, साहित्य रहेगा। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी, संवेदना रहेगी और इस पृथ्वी को, इस संसार को देख के वो चकित होता रहेगा, साहित्य रहेगा। हम साहित्य को बचाएंगे और साहित्य हमें बचाएगा। मुझे तो ये महसूस होता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अमरनाथ शर्मा जी, अपनी भाषा और हिंदी जाति, ये दोनों बड़ा दोनों से आप जुड़े हैं। अपनी भाषा आपकी संस्था और हिंदी जाति आपकी किताब, ये दोनों है क्या और इस पर क्या कुछ इसके सामने है? क्योंकि आप तो इजराइल की बात आपने की, 70,000 उन अनाथ बच्चों की बात की जिनके लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी अपनी ही धरती पर हमारी अपनी जो भाषा है और हमारी जो आपकी जो हिंदी जाति है, वह कहाँ है? देखिए मैं अपना एक अनुभव बताऊं। बंगाल में लगभग 25 साल पहले मैं आया, तो मुझसे इसके पहले मैं कलकत्ता आया नहीं था, सच्चाई ये है। तो मुझे कई लोगों ने परिचय दिया, कई बार ये सामना हुआ इस सवाल से कि हिंदुस्तानी हैं। तो मुझे बड़ा खराब लगता था, मैं हिंदुस्तानी हूं तो तुम क्या पाकिस्तानी हो?
ये मुझे लगता था। धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए कि ये बंगाली हैं, यानी बंगाल के लोगों में बंगाली एक जाति है। जैसे बंगाली जाति है, गुजराती जाति है, तमिल जाति है, अंग्रेज जाति है, रूसी जाति है, सारी दुनिया ये जातीयताओं में बटी हुई है दुनिया। लेकिन हिंदी जाति जैसी कोई जात की कल्पना हिंदी क्षेत्रों में लगभग नहीं के बराबर है। कहीं कहीं लोगों ने बीच बीच में कहीं इस तरफ ध्यान दिलाया है, जैसे बहुत पहले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी जात या सूबा हिंदुस्तान करके एक पुस्तक पतली सी लिखी थी, और रामविलास शर्मा ने बाद में इस पर लिखा। लेकिन जिस तरह से बंगाल के लोगों में बंगाली जाति की एक चेतना है, जो अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपने लोगों पर गर्व करते हैं, ये उस जाति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं जाति का प्रयोग स्पष्ट है अब कास्ट के लिए नहीं कर रहा हूं, ये समझ में आ गया। यानी बंगाली एक जाति है, उसमें चाहे जो भी कास्ट हो, लेकिन बंगाली जाति के विकास में जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध है बंगाली जात, उसमें इस चेतना का होना बहुत जरूरी है किसी भी जात के लिए। हिंदी जात इसी अर्थ में मैंने प्रयोग किया है, जो किताब है हिंदी जात। और मुझे लगता है कि जो हिंदी बेल्ट है, तमाम सारे जो जातियां हैं, जैसे सबके लिए अलग अलग प्रांत है, लेकिन जो हिंदी जाति है, जिसको हिंदुस्तानी जाति बंगाल के लोग कहते हैं, ये कई राज्यों में बंटा हुआ है। इन सारे लोगों के भीतर कोई इस तरह की चेतना नहीं है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि हिंदी क्षेत्र आज भी, बिहार का जो 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, 63.8% के आसपास वहां साक्षरता है, यानी 65-70 के आसपास उसके हिसाब से। अब इधर बढ़ा होगा, इधर तो जनगणना हुई नहीं। तो इतनी समृद्ध गंगा जमुना जैसी नदियां, तमाम सारे खेतिहर लोग, मेहनत करने वाले लोग, सब कुछ है, लेकिन हिंदी बेल्ट पिछड़ा है। तमाम सारे लोग काऊ बेल्ट कहते हैं, गोबर पट्टी कहते हैं, और कम से कम धर्म का, जात, सांप्रदायिकता का तो केंद्र बना हुआ है। सांप्रदायिक दंगे होते, ये सारा जो पिछड़ापन है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हिंदी समाज, जिसको हिंदी भाषी लोगों के बीच में जातीय चेतना का अभाव मुझे दिखाई देता है। उन्हें नहीं लगता कि ये हमारे तुलसी का बहुत प्रचार है, लेकिन किस रूप में? तुलसी के मानस को पढ़ करके पूर्ण लाभ लेते हैं। जैसे रविंद्र संगीत का प्रचलन बंगाल में है, उस तरह से तुलसी को नहीं पढ़ते हो, वो दूसरे धार्मिक पुस्तक के रूप में उसका प्रचार प्रसार हो गया है, उससे ग्रहण कम कर लेते हैं। तो हिंदी क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो बड़ी हस्तियां हुई हैं, बुद्ध का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ा, लेकिन खुद हिंदी प्रदेश में बुद्ध नजारत हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, बुद्ध का प्रभाव कम दिखाई देता है। तो इस अर्थ में मुझे लगा कि हिंदी क्षेत्र के लोगों में जातीय चेतना का अभाव हिंदी बेल्ट के पिछड़ेपन का बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ा विषय है, विस्तार से इस पर हम करके तो बात बनती, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैंने सूत्र वाक्य में अपनी बातें कह दी, जिन कारणों से मुझे हिंदी जाति नामक पुस्तक लिखने की जरूरत पड़ी। जी, तो इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ऋषि जी, आप भाषा विचार के साथ साथ बोली और पहचान का संकट, इन दोनों विषयों पर आपने बात की है, किताब भी और आपका पत्र भी रहा है। चूंकि हम संकट पे बात कर रहे हैं और साहित्य और समय में, तो ये बोली और पहचान जिसकी बात वहाँ हिंदी जाति से शुरू हुई, मैं आपका इस पर क्या सोचना है? ये जो बोली और पहचान का संकट, बोली के साथ साथ पहचान का संकट जो आप कह रहे हैं, और जब भाषा विचार की बात कह रहे हैं, तो दरअसल आप कहना क्या चाहते हैं? जी, देखिए, मुझे खुशी हुई आपने मेरे द्वारा एक किए गए सेमिनार पर आपकी नज़र पड़ी है। बोली और पहचान का संकट हमने प्रेसिडेंसी में इसको किया था, और देश भर के भाषाविदों को बुलाया था, साहित्यकारों को बुलाया था। और अमरनाथ सर भाषा और हिंदी जाति की बात कर रहे थे, तो उस बात से ही मैं इसको जोड़ रहा हूं, और आप बाकी जो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, आप खुद जोड़ लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूं।
मैं भोजपुरी भाषी हूं और मुझे लगता है कि मेरी पहचान भोजपुरी की है। हिंदी का मैं अध्यापक हूं और हिंदी मेरा कार्य क्षेत्र की भाषा है। तो हिंदी का भला बिना इन भाषाओं के जिसको हम लोग बोली भी कहते हैं, उसके विकास के उस पर उतना ही गौर किए बिना हिंदी का भला नहीं हो सकता। हिंदी को सिर्फ अंग्रेजी का ही सामना करने की रणनीति नहीं बनानी होगी। हिंदी को जो अन्य जो भारतीय जो हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको जोड़ना होगा, उसको लेके चलना होगा। एक गीत है, सागर ने उसको लिखा है, चल सुगना गौवा के ओर जहां माटी में सोना हेराइल बा। ये गीत मुझे बहुत पसंद आया, बार बार मैं सुनता हूं और चूंकि बोली से जुड़ा हुआ है और पहचान से भी जुड़ा हुआ है, तो मैं आप ऑडियंस जो हैं, जिन्होंने इस गाने को नहीं सुना है, आप जरूर जाके घर में सुनिएगा। और उस गाने को सुनने के बाद मैंने आज ही फिर वही मैं कह रहा हूं कि बात को संक्षेप में करने के लिए मैंने कविता का सहारा लिया है। तो मैं 4 पंक्तियां कुछ है उसको मैं कह रहा हूं। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को आपके मर्म तक ये बात पहुंचेगी। माटी में सोना हेराइल बा साभार सागर, ये शीर्षक मैंने उनसे लिया है। अब मेरी कविता तथाकथित मैं कह रहा हूं खुद ही। ना उस सोनुआ बन के सहरिया में आ गइल बा, ना उस सोनुआ बन के सहरिया में आ गइल बा। एजाऊ कई रकम के काम करता, मोटा मोटी उ अब सब बुझता, बाकी करो तो का करो, झंडा पंडा और डंडा में अझुराइल बा। महतारी से रोज लड़ता, हरदम बचलका खेतवा बेचे के फिराक में रहता। मोह माया सब टूट गइल बा, ओकर मय ट्रेन छूट गइल बा। बाकी अब ई रिक्शा चलावे में उ जुट गइल बा। गौवा सहरिया में अब कौनो फर्क ओकरा बुझात नहीं खे। गौवा सहरिया में अब कौनो फर्क ओकरा बुझात नहीं खे। उ कई हाली आई जाई के उ ई बतिया के पतियाई ले लेबा। 40 बरिस में सोनुआ 90 के हो गइल बा, ओकर मटियो हेराइल बा सोनवा खोजत खोजत। आखिर पंक्ति है, ओकर मटियो हेरा गइल बा सोनवा खोजत खोजत। ये जो पलायन है, ये जो विशाल पलायन है, जो मजदूर के रूप में हमारे शहरों में भरे हुए जो हमारे भाई बंधु हैं, ये उनकी पीड़ा को मैंने समझने की कोशिश की है। गांव, मैंने अपनी जो पहली बात कही थी कि घर से आंगन गायब हो गया है, तो और विश्वविद्यालय से क्लास गायब हो गया, कक्षा गायब हो गई। और जो लोग जिनका आंगन छूट गया और जो विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वर्तमान व्यवस्था उनको पहुंचने भी नहीं देना चाहती है, विश्वविद्यालय बहुत दूर की चीज होने जा रही है बहुत जल्दी, तो उनकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ये चिंता का विषय है। और जो मैंने भाषा और बोली और पहचान के संकट के माध्यम से जो मैं कहना चाहा था, वो यही है कि बोलियों को बचाइए, बोलियों में ज्ञान लाइए, और हमारी जब बोलियां समृद्ध होंगी, ताकतवर होंगी, तो हम भी ताकतवर होंगे, हमारी पहचान भी ताकतवर होगी। बहुत अच्छी बात। प्रियंकर जी से मैं चूंकि मैं तो प्रौद्योगिकी पे सवाल पूछने वाला था आपसे कि आपका काम है, लेकिन इन्होंने पलायन शब्द का प्रयोग किया ऋषि भूषण जी ने। और ये पलायन, विस्थापन और प्रौद्योगिकी हमें जोड़ रही है, लेकिन भाषा के स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो पलायन विस्थापन के बीच जो उसकी ताकत थी कि भाषाओं का या बोलियों का, मान्यताओं और परंपराओं का जो प्रवाह था, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था और सांस्कृतिक संबंध बन रहे थे। अभी क्या हो रहा है? प्रौद्योगिकी अपना काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? और क्या विस्थापन हमेशा पीड़ा के साथ ही आता है या वह कुछ जोड़ता भी है? क्योंकि बहुत संकट हो गया। हम चाहेंगे कि आप लोग
विकल्प के बारे में कुछ इस दृष्टि से कुछ अपनी बात कहें। चूंकि हम लोगों के पास समय कम है तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में 2-2 मिनट में ये हम लोग अपनी बात। देखिए, प्रौद्योगिकी जो है वो भाषा को बदल रही है, ये तो एक निर्विवाद तथ्य है कि भाषा प्रौद्योगिकी के प्रभाव में बदल रही है। प्रौद्योगिकी की वजह से भाषा अब दूर तक जा पा रही है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्या प्रौद्योगिकी के प्रभाव में हमारी भाषा के स्वरूप और संरचना में कोई अंतर आ रहा है? क्या हमारी भाषा की लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो रही हैं? क्या हमारी शब्दावली जो थी पारंपरिक वो बदल रही है? और क्या उस नई शब्दावली को हम आयत्त कर पाए हैं जो प्रौद्योगिकी के साथ आई है? इन सब प्रश्नों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। प्रौद्योगिकी के अश्व पर आरोहण हम सबको करना चाहिए, करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे संभालना जिम्मेदारी से ये भी बहुत जरूरी है। भाषा और बोली की बात चल रही थी। बोलियां जिन्हें हम मातृभाषा या दूध भाषा के रूप में देखते हैं, हमें अपनी माँ से मिलती है, माँ के दूध के साथ। निस्संदेह एक जिम्मेदारी हमारी अपनी बोलियों के प्रति बनती है और वे हमारी आत्मीयता की भाषाएं हैं, इसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं। मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने अपने परिवार के दायरे में अपनी बोली को छोड़ दिया वो कम संवेदनशील और अधिक निर्मम लोग हो गए हैं। तो ये तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम बात करते हैं हमेशा बोलियों के पक्ष में, लेकिन अब हमारे घर में भी उस बोली के लिए जगह नहीं रह गई है। क्या हम अपने बच्चों से अपनी बोली में बात करते हैं? नहीं। और हम नहीं करते हैं, बच्चे इसलिए भी नहीं सीख रहे हैं क्योंकि बच्चों के दादा दादी या नाना नानी, उनसे बच्चों का कोई संपर्क अब नहीं रहा। अगर वो होते तो भी ऐसा ना होता कि बच्चे अपनी बोलियों से दूर चले जाते। बहुत से लोग चिंता प्रकट करते हैं कि भाई हिंदी का जो संयुक्त परिवार है वो टूट रहा है। जो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था, हिंदी का कॉमनवेल्थ बिखर रहा है क्योंकि बोलियां अब अपना हक और हिस्सा मांग रही हैं। मुझे लगता है कि इसको न केवल संवेदनशीलता से समझा जाना चाहिए, बल्कि एक रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे बोलियां हिंदी को संपुष्ट करें, हिंदी का रस बचाए रखें, न कि वो हिंदी से लड़ें और अपना भी नुकसान करें और हिंदी का भी नुकसान करें। कई मेरे मित्र हैं जो राजस्थानी के बड़े प्रेमी हैं, मुझे कहते हैं कि अरे आप तो हिंदी के लिए बात करते हैं, राजस्थानी की बात नहीं करते। मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, राजस्थानी के लिए भी मेरा प्रेम उतना ही है जितना कि हिंदी के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी के भीतर क्रिटिकल इंसाइडर की तरह राजस्थानी का भविष्य खोजेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर आप राजस्थानी को हिंदी से लड़वाएंगे, आप समझ लीजिए 8 करोड़ की भाषा अगर 80 करोड़ की भाषा से लड़ेगी तो नुकसान किसका ज्यादा होगा, ये आप सोच लीजिए। और दूसरी बात ये कि कुछ चीजें हैं जिन तक अब वापस नहीं जाया जा सकता। अभी ऋषि ने कहा कि भाई ज्ञान विज्ञान बोलियों में आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए, जब आजादी के 75 साल बाद अभी तक ज्ञान विज्ञान हिंदी में नहीं आया तो बोलियों तक कैसे जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से पढ़ाने को तैयार नहीं हैं, कल को भोजपुरी के हम स्कूल खोल दें तो कौन अपने बच्चों को भोजपुरी या राजस्थानी के माध्यम से पढ़ाएगा? क्या समाज में ऐसी स्थिति है? ये सब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े कवि रघुवीर साहब कह गए हैं कि ओ अच्छे सिपाही अपनी हार पहचान। हम जो चीजें हमने खो दी हैं और हमें मालूम है कि वो वापस नहीं आ सकती, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और जो कर सकते हैं पूरे दमखम से जुट जाना चाहिए और जो नहीं कर सकते उसे भूल जाना चाहिए। शर्मा जी,
सिर्फ एक एक मिनट में मैं ये जानना चाहूंगा कि दायित्व किसका है, विकल्प और दायित्व। देखिए, विकल्प और दायित्व दोनों सबसे पहले तो लेखकों का, हम लोगों का है, और जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी है। जैसे हिंदी के क्षेत्र में जो मुद्दे आए हैं अभी सामने, जिनकी चर्चा हो रही है, हम समझते हैं कि सही है कि सारी बोलियों के विकास से ही हिंदी का विकास संभव है, लेकिन तब तक जब तक हिंदी की बोलियां हिंदी के साथ हैं। पिछले लंबे समय से कई हिंदी की बोलियां, भोजपुरी और राजस्थानी दो खास तौर पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना की मांग कर रही हैं। अगर ये शामिल हो गई तो हिंदी से अलग हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे एक परिवार में 4 भाई रहते हैं, चारों एक साथ हैं तो ताकतवर हैं, घर बंट जाएगा तो कमजोर पड़ जाएंगे। मैथिली भी हिंदी की एक बोली थी, 2002 तक 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई तो हिंदी से अलग हो गई। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हिंदी की ताकत जनसंख्या है। अगर ये अलग हो गई भोजपुरी और राजस्थानी, तो उतनी जनसंख्या हिंदी से घट जाएगी। अगर तमाम सारी बोलियां इस तरह से अलग होती रहीं तो हिंदी खत्म हो जाएगी। इस चीज को सोचना चाहिए, यानी सारी बोलियों में सब रचा जाए, घर बांटने की बात ना हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज यह है कि हिंदी इतनी बड़ी भाषा है, इतनी दूर तक फैली हुई है कि इसमें उदारता बहुत जरूरी है। संशोधन, जैसे हजारों लफ्ज आए हैं, नए आ जाएं क्या डर है, पचा लेगी उन्हें हिंदी की है जिंदा जुबान हिंदी। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। हिंदी एक जिंदा जबान है, सहजता, सरलता, कहीं से कोई शब्द आते हैं उनको उदार होकर के स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा होगा तो हिंदी जिंदा रहेगी। तकनीक में खासतौर पर राजभाषा के क्षेत्र, राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन वो भाषा इतनी गरिष्ठ हो चुकी है कि आम जनता को अंग्रेजी ज्यादा आसान लगती है। अब इसका पूरा इतिहास है कैसे इतनी बिगड़ गया मामला। जी जी समझ गए, समय नहीं है, धन्यवाद। ऋषि जी आप। मुझे लगता है सर कि हमें लौटना होगा, साहित्य की ओर लौटना होगा, गांव की ओर लौटना होगा, परिवार में लौटना होगा। और ये जो हमारी गति है ना, जो फास्ट, ये रील वाली जो गति है, 2 मिनट वाली, 30 सेकेंड वाली, इस गति को थोड़ा ठहराव में बदलना होगा। और ये जब हम ठहरेंगे, ठहर के सोचेंगे, अपने आंगन में जाएंगे, उस गांव के पुराने घर में जाएंगे, महसूस करेंगे, तो बहुत कुछ हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात मैं तात्कालिकता के संदर्भ में कहूंगा कि तात्कालिक और ये अमर होने की जो लालसा है, वो आप तब तक अमर नहीं होंगे जब तक कि आप ये तात्कालिकता से अपने को नहीं बचाते हैं। गुरुदेव टैगोर कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा साहित्य रहेगा, इस रास्ते पर मैं नहीं रहूंगा लेकिन इस पर मेरे कदमों के निशान होंगे। तो आज के साहित्यकार को पूरे आत्मविश्वास के साथ रचना चाहिए। आखिर में एक और बात कहूंगा कि मैं अध्यापक हूं और हम अध्यापकों को सभा सेमिनार में कम जाना चाहिए, क्लास में ज्यादा रहना चाहिए और बच्चों के भविष्य में अपना भविष्य देखना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद। प्रियंकर भाई साहब आप। देखिए, हमने भाषा बोली इसके संबंध में अपनी एक राय आप सबके सामने रखी। बहुत सारे भाषा के जो प्रेमी हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई बोलियों के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं वो जिस इलाके के हैं, वहाँ अगर वो हिंदी की जो बोली है उसको भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लें। मान लीजिए भोजपुर इलाके के जो भी विश्वविद्यालय हैं वो अगर हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत में कोई एमए करता है, अगर एक पर्चा वहाँ की जो बोली है उसका भी रहे, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहेंगे। हमें उन्हें छोड़ना नहीं है और उनका जो एक अलग दिखने का जो उनका जो एक उनके अंदर एक भाव जाग गया है, हमें उनको अपने साथ ही रखना है, क्योंकि दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। बोली और भाषा कोई बहुत अलग चीजें नहीं हैं, एक ही चीजें हैं, उनके लक्षण भी एक जैसे हैं और उनका जीवन मरण जो है वो साझा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी का जो संयुक्त परिवार है हमें उसे बचाए रखना है। बहुत बहुत आभार, आप लोग साहित्य आज तक के मंच पर आए। आप सभी का भी हमें सुनने के लिए आभार और उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी इस बातचीत से भाषा और बोलियां कुछ
थोड़ी और मजबूत होंगी, हमारा समय सशक्त होगा शब्दों के बीच में। बहुत बहुत आभार आपसे।